अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती और वो चाहते हैं कि जी कि हम जो है बेनिफिट्स जो है क्या वो ले सकते हैं या नहीं। नंबर एक तो हम उस पर बात करूंगा। बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे जब अपनी स्पाउस वीज़ा पे आए होते हैं, यहाँ बहुत से लोग इस वक्त जिनकी फाइनेंशियल दिक्कत, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है या PSW पे होते हुए उनके बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनकी कंडीशन, या बहुत से लोग जब आउटसाइड कंट्री से यूके में आते हैं या यूके में रहते हुए जब अपना वीज़ा जो है वो जब लेते हैं, लीव टू रिमेन यहाँ पे लेते हैं, तो वहाँ पे उनका जो वीज़ा कंडीशन होती है वहाँ पे लिखा होता है नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स। ये जो नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स है वो क्या है और कहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, कहाँ पे आप एलिजिबिलिटी नहीं बनती, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो मैं अपने हवाले से शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि 1 मार्च, जो एंड ऑफ दिस मंथ के बाद जो है मार्च में जो है मैं इंशाल्लाह जो है बर्मिंघम जो है वहाँ पे आपको मिला करूँगा और वीकेंड का रखा करेंगे हम प्लान। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे जो है वो बर्मिंघम में अगर आप मुझसे मिलना चाहते होंगे तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके बर्मिंघम में जो है वो मुझसे मिल सकेंगे। और कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको अपना ये जो फेस है ये आपको बर्मिंघम में दिखा सकूं, और कितने लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मुझसे मिलें वहाँ पे बर्मिंघम ऑफिस में आके। नीचे कमेंट्स भी कीजिएगा और उसके बाद जो है बताइएगा कि क्या मुझे रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको बर्मिंघम में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नंबर एक। सेकंड ये है कि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं जो जॉब्स पे होते हैं और वो वीकेंड उनको बड़ा सूट करता है कि जी कि हम वीकेंड पे जो है वो मिलना चाहते हैं। सैटरडे को खासकर वो मिलना चाह रहे होते थे, लेकिन बड़ा मैं चूँकि सैटरडे संडे काम नहीं करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है 9:30 AM से लेके 5:30 PM जो है। लेकिन क्या थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आपसे बर्मिंघम में मुलाकात हुआ करे? कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। स्पेशली जो लंदन में लोग रहते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा होगा कि वो उनको ब्रैडफर्ड ऑफिस तक पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि जी एक ਤੁਹਾਡੀ फीस, फिर उस बाद सानू ट्रैवल पै जाता है, फिर टाइम भी है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काश आप लंदन में आते या काश आप बर्मिंघम में होते तो हम आपसे मिलते। तो चलो मैं क्या मैं ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश पूरी करना ਤੇ ਹੁਣ देखने हैं कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कितने परसेंट लोग चाहते हैं कि मैं आपको वहाँ पे मिलूँ। चूँकि लंदन भी आपको नज़दीक पड़ेगा, सराउंडिंग एरियाज़ और ये वो सारा जो है। तो बर्मिंघम के हब में जो है, बर्मिंघम के दिल दे विच बैठांगे। और बर्मिंघम जो है वैसे भी मेरा बड़ा लवली सिटी है और मेरे जिन्ने ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਗਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਐਸੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਐਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਉਲਫਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਐਂਡ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मुलाकात ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ करेगी। चलो बैक टू एक्चुअल पॉइंट, व्हाट इज़ दी नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड जो है, जिसका आज मैं चाहता हूं कि बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता और बहुत से लोग मुश्किल में भी रहते हैं। देखिए जो इमिग्रेशन रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पैराग्राफ 6 है जो इमिग्रेशन रूल्स का आता है, उसमें एक तो ये आ जाता है कि एक तो ज़हन में रखिएगा, अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बनती और आप फ्रॉड करते हुए, आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हुए, आप फॉल्स एप्लीकेशन फाइल करते हुए अगर आप क्लेम करते हैं, ये जानते बूझते हुए अगर आप क्लेम करते हैं कि आप एलिजिबल नहीं हैं लेकिन आप पब्लिक फंड्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं, सो दैट्स मीन यू आर कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। जो है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। सो अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आपकी फाइनेंशियल ऐसी हालात है तो आप जो है
लीगल एडवाइस लेके फिर अपने केस को, अपनी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद जो है फिर अगला जो है एक्ट आप उठाया करें। अच्छा, अब हम आते हैं जी सेक्शन, ये जो 115 है, ये सेक्शन 115 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। सेक्शन 115 ऑफ द इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट 1999 जो है प्रिवेंट्स पीपल सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल। ये सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल वो लोग होते हैं जो मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो जैसे कोई स्टूडेंट वीज़ा पे है, जैसे कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे है, जैसे कोई स्पाउस वीज़ा पे होता है, या हर वो शख्स जो है जिसको अपना वीज़ा जो है उसको एक्सटेंड करवाना पड़ता है, हर वो शख्स जो है जो चाहे वो 2.5 साल बाद वीज़ा एक्सटेंड करवाए, या वो स्टूडेंट पे रहते हुए, या PSW पे होते हुए, या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है। दैट्स मीन कि आपको इमिग्रेशन कंट्रोल वाले जो होते हैं वो कहीं पे कभी भी स्टॉप करके आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो चेक कर सकते हैं। जो लोग सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं होते वो लोग हैं जिनके पास सिटीजनशिप होती है या ब्रिटिश पासपोर्ट होता है। रेस्ट जो है ये जैसे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वाले हैं, ILR वाले, टेक्निकली तौर पे ये भी सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल नहीं होते, लेकिन चूंकि उनके पास दूसरे कंट्री का पासपोर्ट होता है तो वो स्टिल जो है वो उनसे पूछ सकते होते हैं UK बॉर्डर एजेंसी वाले, बट यू आर नॉट सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल। लेकिन ये जितने बाकी लोग हैं वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल होते हैं। और ये जो सेक्शन 115 जो है इमिग्रेशन एंड असाइलम एक्ट 1999 जो है ये उन्हीं हवाले से है कि इमिग्रेशन कंट्रोल फ्रॉम असेसिंग अ रेंज ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स जो है अनलेस दे फॉल इनटू वन ऑफ द एक्सेप्शंस जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल वाले लोग जो हैं आप बेनिफिट्स के एलिजिबल नहीं होते। आप किसी भी तरह का पब्लिक बेनिफिट्स जो है ये जितने हैं, जैसे यूनिवर्सल क्रेडिट है, जैसे पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट है, जैसे DLA है, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस है, PIP आ गया, DLA आ गया, ये जॉब सीकर अलाउंस आ गया, आपके हाउसिंग बेनिफिट्स आ गए। आजकल तो खैर ये मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स जो हैं ये अंडर वन अम्ब्रेला हैं, जिसको आप यूनिवर्सल क्रेडिट की मद में आ जाते हैं, लेकिन स्टिल ये सारे के सारे जो हैं दैट्स पब्लिक बेनिफिट्स होते हैं। जी उसी वजह से जो है ये आजकल ये जो UK में, ये बाकी तरफ ये जो इमिग्रेशन के रौले जो पैंदे ने, ये फड्डा इनका यही होता है कि ये कहते हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं ये कहते हैं कि जी ये हमारे टैक्स की इनकम है, ये हमारा टैक्स है, एक्चुअली हम जो टैक्स पे करते हैं, और गवर्नमेंट जो है ये जो असाइलम सीकर्स हैं या ये जो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल लोग हैं, आप इनको हमारे बेनिफिट, हमारे टैक्स के पैसों में से आप बेनिफिट्स पे कर रहे हैं, और जो जिसकी वजह से ये सारे का सारा इमिग्रेशन का ये जो ब्रेग्जिट हुआ, ये जो अभी ये जो सारी इमिग्रेशन को कंट्रोल किया जा रहा है, ये जो क्रैकडाउन चाह रहे हैं, ये असल इसकी जो बोन ऑफ कंटेंशन जिसको कहेंगे ना, फसाद की जड़ जो है, ये वही बेनिफिट्स ही हैं। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो लाइक नहीं करते कि जी असी 24 घंटे काम करीदा है और हम जो है वो काम कर करके आपको नेशनल इंश्योरेंस जो हमारा कंट्रीब्यूशन है NI का वो कर रहे हैं, हम अपना टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे टैक्स की पेमेंट लेके आप असाइलम सीकर्स को या उन लोगों को जो है बेनिफिट्स दे रहे हैं जो कि एलिजिबल नहीं है। सो टेक्निकली तौर पे ये जो सेक्शन 115 है ये इसी से रेलिवेंट आ जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई शख्स जो है, नंबर एक तो ये है कि जो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है और वो लोग नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स हैं, वो अलाउड नहीं है कि वो बेनिफिट्स अप्लाई कर सकें। बट आगे आ गया, अगर आपके कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है, अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे हैं और आप अपने खर्चों की वजह से, आप अपनी लेस इनकम की वजह से जो है आप होमलेस हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल दिक्कत आपको आ सकती है, आप किसी न किसी वजह से जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। सो चूंकि एक UK एक वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पे जो है एजुकेशन फ्री है, आपका मेडिकल जो है वो फ्री है। वो एक अलग गल है कि IHS से 1035 पाउंड चार्ज कर लेंगे ने, लेकिन वो अलग बात है कि जी कि आप 5-5 घंटे हॉस्पिटल में जाके या आप सर्जरी में जाके 5-5 घंटे वेट करें और उसके बाद जो है आपको कहेंगे पैरासीटामोल खा लो। वो एक अलग बात है कि जी अपनी फीसें इतनी देने के बावजूद जो है आपका इमिग्रेशन जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। सारी बातें अलग हैं, लेकिन स्टिल जो है
हम एक वेलफेयर सोसाइटी में रहते हैं और अगर कोई शख्स एलिजिबल है कि जी के उसके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस हैं तो स्टिल दे कैन अप्लाई फॉर जो है बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर हम इमिग्रेशन की बात करें तो ये जो फी वेवर एप्लीकेशन है इट्स नॉट अ पब्लिक बेनिफिट्स। बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि जी कि शायद ये भी पब्लिक बेनिफिट में आता है। फी वेवर एप्लीकेशन इज नॉट अ जो पब्लिक बेनिफिट्स। और फी वेवर की एप्लीकेशन टेक्निकली तौर पे उन्होंने इसीलिए रखी हुई है कि अगर कोई शख्स जो है वो फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं करता, आईएचएस की फीस जो है जो 1035 पाउंड है 1035 और अप्रॉक्सीमेटली वो 2600 पाउंड्स बन जाती है। इसी तरह इमिग्रेशन की फीस जो है वो 1258 पाउंड्स है। बहुत से लोग एलिजिबल नहीं होते फाइनेंशियली दिक्कत में, दैट्स वाई उनके लिए जो है वो फी वेवर का एक ऑप्शन रखा हुआ है। बाकी लोग जो है स्टिल लेट्स से अगर मैं एक स्पाउस वीज़ा पे आया हूँ और मेरे वहाँ पे कार्ड पे भी लिखा हुआ नो कोस्ट टू पब्लिक फंड, लेकिन मेरे अगर यहाँ पे यूके में पहुँचने के बाद मेरे हालात ख़राब हो चुके हैं, फाइनेंशियली मैं दिक्कत का शिकार हूँ, स्टिल जो है मैं ऑन द बेसिस ऑफ माई ओन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस आप जो है नो कोस्ट टू पब्लिक फंड से हटते हुए आप उनको एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसमें ज़हन में रखिएगा इस तरह की सिचुएशन में अगर किसी शख्स का 5 इयर्स वाला स्पाउस वीज़ा रूट होता है वो फिर 10 साल के रूट पे चला जाता है। सो वो एक बाकी चीज़ें और आ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जी कि क्या ये होम ऑफिस जो है ये इस तरह का ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये जो उसको ये जो लिफ्ट आप पे लगाई होती है, लिफ्ट ऑफ कंडीशन जो है, क्या उसको मतलब टेक्निकली स्पीकिंग कि क्या ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आपको लिफ्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और किसी शख्स को जो है वो नो कोस्ट टू पब्लिक फंड वाले को पब्लिक फंड्स दे सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। अगर आपके ऐसे सर्कमस्टांसिस है, अगर आप समझते हैं कि जो आपके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप एक्सप्लेन करते हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन खासकर अपनी हेल्थ की कंडीशन खासकर जो है वो ऐसी चीज़ें अगर आप उनके सामने रखते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो फाइनल नहीं होती, कोई आप ये नहीं होता कि जी कि एक शख्स जो है वो स्पाउस वीज़ा पे आया है और उसके बाद जो है वो मस्ट भी कि वो अपना बेनिफिट्स नहीं ले सकता। अगर उसकी कोई हेल्थ के ऐसे सीरियस इश्यूज आ गए हैं या वो सडनली उसका कोई डैमेज हो गया है, बॉडी उसकी इंजर्ड हो गई है या उसके बच्चों की वजह से उसकी बच्चों की हेल्थ की ऐसी कंडीशन है, सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसिस के जी के कहाँ पे कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है। और कानून जो होता है, रूल्स जो होते हैं वो लाजमी नहीं होता कि जी कि वो पत्थर पे लकीर हैं कि वो चेंज नहीं होते। सो ऑलवेज जो है जहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स होते हैं वहाँ पे आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स भी होते हैं। लेकिन आप अगर उनको किस तरीके से होम ऑफिस को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से आप ट्राइब्यूनल को एक्सप्लेन करते हैं, किस तरीके से आप अपने केस की जो सिचुएशन होती है उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो आपकी इन तमाम चीज़ों को जो है वो देख सके। व्हाट इज द लीगल बेसिस फॉर द नो कोस्ट टू पब्लिक फंड कंडीशन जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि ये जो था ये जो करंट पॉलिसी जो है नो कोस्ट टू पब्लिक फंड जो है रिक्वायरमेंट इन ह्यूमन राइट्स केसेस जो है, ये स्पेशली ह्यूमन राइट्स के केसेस जो है, अब ह्यूमन राइट्स की बहुत लंबी लिस्ट है एक, चाहे वो मेडिकल बेस पे हो, चाहे आपके आर्टिकल 8 की बेस पे हो, चाहे वो आर्टिकल 3 की बेस पे हो, देयर आर लॉट ऑफ लंबी लिस्ट है एक। लेकिन उसमें ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ये आई थिंक इस 9 जुलाई 2012 में जो था ये सारी की सारी जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि जी के इस तरह के जो था ये इसमें लाइन एक आ जाती है कि प्राइमरी लेजिस्लेशन जो है प्रायर टू द पॉलिसी हैड बीन अलाउ एक्सेस टू द पब्लिक फंड्स इन ह्यूमन राइट्स केसेस। लेकिन अब डे बाय डे जो है देखिए कानून अगेन मैं ये पर्सनली तौर पे समझता हूँ कि एक मोम की नाक जिसको कहेंगे ना, कि ये कानून जो होता है ये मोम की नाक होती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से आप उसको मोड़ते हैं या मरोड़ते हैं या उसको आप अपने बेनिफिट में यूज करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक एडवाइस लें। और सेकंड ये है कि कभी भी सिस्टम को अब्यूज ना कीजिए, मिसयूज ना कीजिए। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो ऑलवेज जो है आपको कानून एक हक देता है कि किसी भी शख्स के साथ जो है
उसके ह्यूमन राइट की जो है वो वायलेशन ना हो। अब हम आते हैं जी, ये जो पर्सन जो है लीव टू एंटर और रिमेन इज ग्रांटेड टू अ पर्सन। लीव टू एंटर जो कि एक वीज़ा होता है, जब आप कोई सा भी वीज़ा जब आप यूके में एंटर होते हैं, दैट्स कॉल्ड अ लीव टू एंटर। बहुत से लोगों की लीव टू एंटर जो होती है वो एयरपोर्ट के ऊपर ही कैंसिल कर दी जाती है, और उसमें भी एक लंबी एक डिबेट है, फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन मैं जस्ट डेफिनेशन देना चाह रहा था कि लीव टू एंटर मीन जब आप यूके बॉर्डर से अंदर एंटर होते हैं, और लीव टू रिमेन मीन जब आप यूके के अंदर रहते हुए जो आपका वीज़ा होता है, दैट्स कॉल्ड अ लीव टू रिमेन। जो है द इमिग्रेशन एक्ट 1971 जो है वो अलाउज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मीन होम ऑफिस जिसको कहते हैं, जिसका जो डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको होम सेक्रेटरी कहा जाता है। सो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इम्पोज अ सर्टेन कंडीशन ऑन दैट लीव। आपकी चाहे लीव टू एंटर हो या आपकी लीव टू रिमेन हो, उसके ऊपर जो होम डिपार्टमेंट की तरफ से, होम सेक्रेटरी साहब की तरफ से, होम ऑफिस की जानब से जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वो वीज़ा की कंडीशन के मुताबिक लगाई जाती हैं। बट द स्टिल ये जो अगला पॉइंट है, ये आज की इस वीडियो का लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये उनकी जो पावर्स होती हैं, जो होम ऑफिस की पावर्स हैं, टेक्निकली तौर पे होम सेक्रेटरी साहब की ऑन हिज बिहाफ या ऑन हर बिहाफ जो है, जो भी केस वर्कर काम करता है उनके पास ये लीगल अथॉरिटी होती है कि वो अपनी ताकत को, अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकें। द पावर इज जो गिवन बाय सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट जो है, ये इमिग्रेशन एक्ट 1971 का जो सेक्शन 3 है, ये उनको एक ताकत देता है, अलाउ करता है कि ऑन द ऑल सिचुएशन अमंग द पॉसिबल कंडीशन इज वन रिक्वायरिंग द पर्सन टू मेंटेन and accommodate himself and any dependent of his without a recourse to public fund जो है वो आ जाती हैं। बट द फर्दर लाइन आ गई, दिस इज अ डिस्क्रिशन पावर्स, इट डज नॉट हैव टू बी यूज्ड ए डिसीजन ऑन वन दैट वेरियस पावर्स विल एंड विल नॉट बी यूज्ड एज अ गाइडेड बाय द इमिग्रेशन रूल। जो है ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है, इसके ऊपर मैं फर्दर आपसे अपेंडिक्स, ये जो प्राइवेट लाइफ है जिसमें पे रेंटल रूट आ जाता है, जिसमें 10 साल वाला 10 ईयर्स रूट आ जाता है, जिसमें ये जो स्पाउस वीज़ा के बाद आप 10 ईयर्स वीज़ा रूट पे जाते हैं वो भी आ जाता है। फिर ये सेक्शन 95 जो है, ये जो कोई भी शख्स गरीबी में ना जाए, होमलेस ना हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब ना हो, डिफाइंड इन सेक्शन 95 वो वाला बन जाता है। जो अक्सर ये असाइलम वाले कहते हैं जी कि मैंने सेक्शन 95 की सपोर्ट मिलती पई है। ये सेक्शन 95 की सपोर्ट जो है ये असाइलम एक्ट 1999 जो है वो आपको अलाउ करता है, और उसमें मेन चीज़ ये आती है कि कोई भी शख्स जो है वो डेस्टिट्यूट ना हो, वो होमलेस ना हो, वो किसी भी तरह का रिस्क में ना जाए कि उसके पास जो है शेल्टर या होम जो है वो ना रहे। फिर फर्दर ये आ जाता है कि वेलफेयर ऑफ ए रेलिवेंट चाइल्ड, जो अगर किसी के बच्चे हैं, चाहे वो अच्छा, बहुत से केसेस में लोग ये समझते हैं कि हमारे बच्चे नहीं हैं, लेकिन औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद अगर बच्चा होगा तो तभी वो एलिजिबल बनते हैं। बट द प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो एन फैक्टर जो है कि इस तरह के केसेस में वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत से केसेस में जो कपल्स हैं जिनके अगर बच्चे नहीं होते या वो मेडिकली तौर पे इस तरह की स्ट्रेस में या बाकी चीज़ों पे होते हैं, वो उनके लिए भी बहुत सी ऐसी कैटेगरीज मौजूद होती हैं जिसके ऊपर वो फर्दर चीज़ों को लेके चल सकते हैं। या फेसिंग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो अफेक्टिंग देयर इनकम और एक्सपेंडिचर जो है, ये दो चीज़ें भी इसमें एक इम्पोर्टेंट आ जाती हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस की बेस के वजह से उसकी वजह से या आपके, और ये जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि जी के किसी के मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ या उसकी वाइफ की या हस्बैंड की या घर के अंदर जो चार दीवारी के अंदर अंडर वन अम्ब्रेला अगर किसी की ऐसी को कंडीशंस आ जाती है जिसकी वजह से ऑब्वियसली तमाम फैमिली जो है वो अफेक्ट होती है और उनकी इनकम के ऊपर असर पड़ता है, मेंटली एक टॉर्चर में है, मेंटली एक स्ट्रेस में है। सो डेफिनेटली अगर इनकम पे या उनके एक्सपेंडिचर के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है तो स्टिल जो है वो एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं कि वो किसी तरह का उसको क्लेम कर सकें। सो इसी चैप्टर के ऊपर फर्दर फिर मैं बात करूंगा, चूंकि वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोगों में हौसला नहीं होता। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और नीचे कमेंट्स कीजिएगा अगर तो इसी
वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास सवालात हों तब भी छोड़ दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर मैं बात करूंगा। और सेकंड ये है कि मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं फ़ोन एडवाइस के और ऑफिस अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करता हूं, लेकिन जिस वक्त मैं फ्यूचर में आपका केस ले लेता हूं तो फिर मैं वो आपकी कंसल्टेशन की फ़ीस जो होती है उसमें मैं माइनस कर देता हूं। अगेन जहां से चैप्टर स्टार्ट किया था बर्मिंघम के हवाले से मैसेज लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, बाय बाय।